इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, उसको मेजरमेंट करना है आपने, ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस क्वेश्चन को समझो पहले, मेजरमेंट कैसे करते हैं। कुछ चीजें मेजरमेंट कर लो आप, या तो नेशनल इनकम उसका मेजरमेंट कर लो, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें मापना है किस चीज को। जब मापते होते हैं ना, तो किन किन चीजों से मापते हैं उस चीज को, आपने वो चीज काउंट करनी है, वो चीज कैलकुलेट करनी है। तो नेशनल इनकम के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम का मेथड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजरमेंट करने के लिए। ओके, पर कैपिटा इनकम को आप समझते हैं, टोटल इनकम होती है कंट्री की, नेशनल इनकम होती है, उसको हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, अपने पास पर कैपिटा इनकम आ जाती है। लेकिन पर कैपिटा इनकम का मेजरमेंट करते टाइम भी, इसका मतलब आपका सिंपल से समझिए इसको, कि पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा होगी कंट्री की तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अगर पर कैपिटा इनकम कम है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है। पर कैपिटा इनकम भी दो टाइप की होती है, एक मॉनेटरी पर कैपिटा इनकम और दूसरी होती है रियल पर कैपिटा इनकम। मॉनेटरी और रियल दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, मॉनेटरी का पर कैपिटा इनकम और रियल पर कैपिटा इनकम। दो टाइप की प्राइसेस से हम निकालते होते हैं, एक तो होती है करंट प्राइस, एक होती है बेस ईयर की प्राइस, रियल प्राइस जिसको बोलते हैं हम। करंट प्राइस का मतलब समझिए, मान लीजिए 2020 चल रहा है और इसी की प्राइस अगर हम लेते हैं, ये तो करंट प्राइस 2020 चलता है, और प्राइस मान लो आप बेस ईयर की लेते हैं, मान लीजिए आपने 2011 की प्राइस इसको ले लिया, तो ये बेस ईयर की प्राइस लेते होते हैं। जब मॉनेटरी पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, तो यहां मॉनेटरी में हम करंट प्राइसेस का यूज करते हैं, करंट ईयर की जो प्राइस है उसका यूज करते हैं, और रियल पर कैपिटा इनकम निकालते हैं ना, तो बेस ईयर की प्राइस का यूज करते हैं। ये मेन डिफरेंस है दोनों। निकालने का तरीका वही है जो हमने ऊपर कहा, टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। लेकिन टोटल नेशनल इनकम कैसे निकालते होते हैं, क्वांटिटी इनटू प्राइस, ऐसे निकालते हैं कि एक कंट्री की नेशनल इनकम कितनी होगी, उसके आउटपुट को उसकी प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आउटपुट इनटू प्राइस नेशनल इनकम निकली। और यहां प्राइस कौन सी रखनी है, अगर आपने इस प्राइस को करंट ईयर की प्राइस रख ली, तो आपकी मॉनेटरी पर कैपिटा इनकम बन जाएगी, इसको डिवाइड करने से, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करने के बाद। अगर आपने इस प्राइस को बेस ईयर की प्राइस ले लिया, तो ये रियल पर कैपिटा इनकम बन जाएगी। अब मेजरमेंट क्या करना है, आपने मेजरमेंट करना है पर कैपिटा इनकम का। मान लीजिए पर कैपिटा इनकम 1 लाख रुपए है, तो हम उसके हिसाब से देख लेते हैं कि लोगों की बेसिक नीड्स सब पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर इस 1 लाख रुपए से लोगों की बेसिक नीड्स पूरी हो रही, तो मान लेते हैं कि डेवलपमेंट के रास्ते पे है। जैसे जैसे ये पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती जाएगी, डेवलपमेंट उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। तो पर कैपिटा इनकम आप ये कह सकते हैं, इट इज द बेस्ट मेथड टू मेजरमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ए कंट्री, किसी भी कंट्री। तो एक तो ये आप इसको कर लीजिएगा, पर कैपिटा इनकम। अब इन दोनों में भी देखिए ना, मॉनेटरी और रियल, कि कौन सा अच्छा है। तो रियल पर कैपिटा इनकम है ना, वो रियल पर कैपिटा इनकम वो बेस्ट मेथड माना जाता है दोनों में से। अब ये बेस्ट मेथड क्यों माना जाता है, उसके दो मेन रीजन है। एक तो अगर आपको मटेरियल वेलफेयर देखना हो, मटेरियल वेलफेयर मतलब आपको ये देखना हो कि लोगों के पास कितना माल है, कितना उनके पास गुड्स सर्विसेज है, अगर आपको ये चीजें देखनी है, तो आप पर कैपिटा इनकम का मेजरमेंट कर लीजिए, आपको ये पता चल जाता है लोगों के पास मटेरियल आउटपुट, मटेरियल प्रोडक्ट है वो कितना है उनके पास। या फिर आपको कंपैरिजन करना हो कहीं, तो कंपैरिजन करते टाइम हम पर कैपिटा इनकम का यूज कर सकते हैं। कैसे, मान लो आपने इंडिया और यूएसए का कंपैरिजन करना है, तो आप देख सकते हैं इंडिया पर कैपिटा इनकम इतनी है और यूएसए की पर कैपिटा इनकम इतनी है, और विच वन इज मोर डेवलप्ड। या फिर आपने इंडिया का देखना है कि 2000 के कंपैरिजन में आज 2020 में हम कितने डेवलप हुए। अगर आपने ये देखना है दोनों में, तो आप 2000 की क्वांटिटी और प्राइस ले लीजिए। हाँ जी। और अगर आपने 2020 में देखना है, दोनों कंपैरिजन करना है ना, 2000 और 2020 का, तो 2000 की क्वांटिटी और प्राइस लीजिए, और 2020 की क्वांटिटी और प्राइस 2000 का लीजिए। बात को समझिए, इसको आपने कंपैरिजन करना है 2000 और 2020 में कि डेवलपमेंट कितना हुआ है। तो यहाँ क्वांटिटी प्राइस ले लिया इसका, यहाँ 2020 में क्वांटिटी तो यहीं की लेंगे, प्राइस ले लेंगे हम 2000 वाला, तो अपने को पता चल जाएगा कि रियल में डेवलपमेंट कितना हुआ है। तो अगर आप इसका देखना चाहे ना ये चीज कंपैरिजन में, तो कंपैरिजन में रियल पर कैपिटा इनकम है बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। लेकिन कुछ कमियां हैं इस मेथड की, वो कमियां देखिएगा क्यों हम ये मेथड यूज कम करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए वो चीजें देखिए। एक तो ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं देता, सबसे बड़ी कमी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि आप देखिए पर कैपिटा इनकम कैसे निकलती है, टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन।
अब टोटल इनकम को जब टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो एक फुटपाथ वाला है उसके हिस्से में भी 2-3 लाख रुपए आ जाते हैं। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है या अनइक्वल है, ये पर कैपिटा इनकम मेथड नहीं देखता। कुछ सर्विसेज ऐसी है जिनको ये नहीं लेता है, हाउसवाइफ की सर्विस होती है ना, या टीचर अपने घर में पढ़ाता है, तो ऐसी सर्विसेज है ना, तो उन सर्विसेज का तो पैसा काउंट ही नहीं होता है, तो वो इसकी एक मेन कमी और हो जाती है। ठीक है, एक आधी और दे सकते हैं आप इसको, जो डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम कम बढ़ेगी जब ग्रोथ बढ़ेगी। ग्रोथ बढ़ेगी तो फैक्ट्रीज यानी सेकेंडरी सेक्टर अपना डेवलप होगा, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा तो पोल्यूशन भी होगा, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ती है ना, उसके साथ साथ जो नुकसान होते हैं उनका मेजरमेंट नहीं करता है। इसलिए इस मेथड में सजेशन आप ये दे सकते हैं कि अगर ये उन सर्विसेज को ऐड कर ले या साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी ये देखे और इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखे, तो मेथड ये बेस्ट बन सकता है पर कैपिटा इनकम का। ओके, तो पर कैपिटा इनकम को आप मेजरमेंट करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। एक और चीज है जो आप इसमें इस मेथड में के अलावा जो यूज कर सकते हैं, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजरमेंट करने के लिए कुछ और इंडेक्सेस बनाए गए हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो आजकल बहुत प्रचलन में है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। आप पहले तो इस वर्ड का मतलब समझ लीजिए। आप ऐसे इंडेक्सेस आपने निकालने, ऐसे इंडेक्सेस आपने मेजरमेंट करने जिसमें आपको यह पता चले कि लोगों के जीवन की क्वालिटी क्या है, उनकी लाइफ की क्वालिटी क्या है, कितना अच्छा जीवन जीते हैं। अगर वो अच्छा जीवन जीते हैं उन इंडेक्सेस से अगर हमें ये पता लगे तो हम ये कहेंगे डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। अगर उनकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है तो डेवलपमेंट, यानी कि क्वालिटी अगर कम है तो डेवलपमेंट नहीं है। दो ऐसी हैं, ऐसे मेथड यूज किए जाते हैं इसमें, ऐसे इंडेक्स बनाए जाते हैं जिनको लेके आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेजरमेंट कर सकते हैं, और वो दोनों है, एक PQLI एंड सेकंड इज HDI। P फिजिकल, Q स्टैंड फॉर क्वालिटी, L स्टैंड फॉर लाइफ इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, और ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोनों का। ठीक है, दोनों में कुछ चीजें कॉमन है। आप PQLI को अच्छे समझ लीजिए, HDI आपका आधा यूं हो जाता है। ठीक है, आप इन पर ना इनको यूं मत लेके चलो कि हमने बहुत मुश्किल सा है, बहुत सा रट्टा सा मारना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये देख लो कि PQLI निकालते कैसे हैं, क्योंकि इंडेक्स है ना, ये तो स्टेटिस्टिक्स की टर्म्स है, मैथमेटिक्स की टर्म्स है, क्योंकि उस डेटा आप कलेक्ट करेंगे, ये रियल में निकाला जाता है। पर कैपिटा इनकम हमने पढ़ा, वो रियल में कैलकुलेट की जाती है। PQLI HDI रियल में कैलकुलेट किया जाता है, रियल में निकाला जाता है, इनकी रिपोर्ट्स आती है, जैसे HDI की रिपोर्ट आती है। तो यहाँ ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, कौन सी चीजें, कौन से फैक्टर देखेंगे हमने वो सिर्फ वो चीज देखनी है। तो पहले PQLI का देखिए। जब PQLI देखते हैं ना, 3 ऐसे इंडिकेटर हैं जिनकी ओर हमने ध्यान देना है। 3 इंडिकेटर PQLI में, उन तीनों में क्या क्या होता है हमने वो मेजरमेंट करना है। तो पहला इंडिकेटर जो हम निकालते हैं, पहली चीज जो देखते हैं, 3 फैक्टर देखते हैं, वो 3 कौन से फैक्टर हैं? पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, वैसे तो दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और तीसरा होता है वो लिटरेसी का। PQLI कहता है सिर्फ आप ये 3 चीजें मेजरमेंट कर लीजिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मेजरमेंट कर लीजिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी का कर लीजिए, और लिटरेसी का कर लीजिए। अगर ये तीनों चीजें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है मतलब ये नहीं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत अच्छी है, ये कम होनी चाहिए, यानी जो अच्छी चीज है वो बढ़नी चाहिए और जो बुरी चीज है वो कम होनी चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता क्या है, हमें संभावना कितनी है जीवन जीने की। एक व्यक्ति, एक बच्चा जन्म लेता है, वो कितने साल तक जीवित रहेगा, उसको हम एक्सपेक्टेंसी पहले से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इतने साल जिएगा। अगर वो ज्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर ज्यादा है, तो उतना ही अच्छा डेवलपमेंट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब एक शिशु, एक बच्चा 1 साल तक की एज तक कितने बच्चे मरते हैं जन्म लेने के बाद, 1 साल से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं। जब तक वो शिशु होता है, जब तक वो इन्फेंट होता है, अगर वो मर जाता है, तो अगर वो ज्यादा बच्चे मरते हैं, इसका मतलब डेवलपमेंट कम है। ठीक है, लिटरेसी रेट जितनी ज्यादा होगी लिटरेसी रेट, उतना ही डेवलपमेंट ज्यादा होगा। लिटरेसी रेट अगर कम होगी तो डेवलपमेंट कम होगा। ठीक है, अब मेजरमेंट करते हैं, जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेजरमेंट करते हैं, अब पता है 100 साल एक व्यक्ति, क्योंकि मान के चलते हैं ना कि एक व्यक्ति, उसकी उम्र वो 100 साल हो सकती है, तो ये 100 साल है, उसके पीछे देख लेते हैं
इन्फेंट मोर्टेलिटी 1000 के पीछे देखते हैं 1000 के पीछे कितने बच्चे वो मरते हैं, और लिटरेसी रेट है वो 0% है या 100% है तो परसेंट में हम उसको काउंट कर लेते हैं। इनकी रेंज निकालते होते हैं, रेंज देखते होते हैं कि मिनिमम रेंज क्या है, मैक्सिमम रेंज क्या है, उस रेंज को भी आपने याद रखना है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसकी रेंज है वो 77 से 38, मिनिमम है वो 38 और मैक्सिमम वो 77। ये मॉरिस डी मॉरिस ने कंसेप्ट दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग करना है, आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना अपनी तरफ से। इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम ये दो वैल्यू आपने याद रखनी है, वो है 229 और 9। 1000 के पीछे 229 बच्चे या 1000 के पीछे मिनिमम 9 बच्चे, और लिटरेसी रेट है वो 0 मिनिमम और 100 है वो मैक्सिमम। ये लिटरेसी रेट का रहता है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, हमने ये 3 इंडिकेटर निकालते हैं। पहला LEI लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर। कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उन फॉर्मूलाज को यूज करके हम इंडिकेटर निकालते हैं। उन फॉर्मूलाज में हम देखते हैं कि जो रियल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है, माइनस कर देते हैं मैक्सिमम या मिनिमम कितनी है, डिवाइड कर देते हैं उसको मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं जो आगे की जो आप स्टडी करेंगे ना, पीजी लेवल पर जाएंगे तो वहां आपको इनके साथ कुछ अलग फॉर्मूलाज भी देने पड़ते हैं कि कोई एग्जांपल लेके इसको कैलकुलेट करके, मैं बाद में समझा भी दूंगा ये चीज कि कैसे फॉर्मूला आप यूज करते होते हैं। तो फॉर्मूला यूज करके आप LEI निकाल लेते हैं, एक न्यूमेरिकल एक नंबर आ जाता है आपके पास 0.9 0.8 0.3 जो आप ये निकालते होते हैं। ऐसे दूसरा इंडिकेटर निकालते हैं वो IMI इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडिकेटर, ठीक है। IMI निकालते हैं तो उसमें भी फॉर्मूला यूज किया जाता है, फॉर्मूला यूज करके आप इसकी भी एक वैल्यू निकाल लेते हैं। और तीसरा BLI बेसिक लिटरेसी इंडिकेटर, इसमें भी अब आप PQLI कैसे मेजरमेंट करते हैं, जब PQLI निकालते हैं तीनों इंडिकेटर को जोड़ लीजिए, LEI प्लस IMI प्लस BLI और 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब आपके पास है ना वो 0 से 1 के बीच को एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। और ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही डेवलपमेंट है वो ज्यादा होगा। ये PQLI को निकालना बिल्कुल आसान सा है, लेकिन आप इसको ये मत सोचिएगा कि यहाँ 3 बातें हमने पढ़ ली, इसको ऐसे नहीं होता। हमने रियल में LEI मेजरमेंट किया जाता है फॉर्मूला यूज करके, डेटा कलेक्ट करके। डेटा कलेक्ट करने मतलब पहले रियल कितना जीते हैं लोग, ये डेटा कलेक्ट किया जाता है। फिर मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज अपने पास है ही, और मैक्सिमम और मिनिमम रखी जाती है उस फॉर्मूले में, और फिर अपने पास नंबर आता है। ऐसे रियल में कितने बच्चे मरते हैं उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर ये रेंज है उसको रखा जाता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को, और फिर ऐसे ही लिटरेसी रेट को, ठीक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी एक है जो यहां दिख रही है, क्या, यहां देखिए LEI निकाला हमने अलग से निकाला, फिर IMI निकाला ये हमने अलग से निकाला, फिर BLI निकाला फिर हमने अलग से निकाला, तीनों अलग अलग निकाल के और फिर इनको इक्वल वेटेज दे रहे हैं हम 3 से डिवाइड करके। मान लो ये LEI निकाला, ये 0.8 आ जाता है, और यहाँ पर ये IMI ये 0.3 आ जाता है, वो पर कैपिटा इनकम वाली बात ही होगी ना। और ये आ जाता है ये 0.2 आ जाता है, मान लो सबसे कम है। लेकिन जब एवरेज निकाला हमने इसका, तो एवरेज तो इसमें जिसका लिटरेसी रेट थी तो बहुत कम, लेकिन एक्सपेक्टेंसी वाले ने उसको बहुत बढ़ा दिया। तो इक्वल वेटेज देने का मतलब है ना, ये इसकी सबसे बड़ी कमी माने जाए कि आप पहले अलग अलग करते हैं, फिर यानी अच्छी और बुरी चीज दोनों को आप इक्वल वेटेज देकर आप इसको इक्वल कर रहे हैं। तो अलग अलग निकालो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अलग अलग वेटेज दो, आप अलग रखो उसको, मोर्टेलिटी को अलग रखो और इसको अलग रखो, ठीक है। एक कमी तो ये। दूसरी जो इसकी मेन कमी है ना, इसने 2 जो हेल्थ इंडिकेटर है उनको एक साथ ले लिया। 2 हेल्थ इंडिकेटर मतलब ये देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी देखने में कहीं कहीं एक जैसे सी है, ठीक है। तो ये हेल्थ इंडिकेटर है। और एक और कमी इसने बाकी सब चीजों को छोड़ दिया है। बहुत से ऐसे सोशल इंडिकेटर होते हैं जो इफेक्ट डालते होते हैं, बाकी सब चीजों को इसने छोड़ दिया। तो PQLI बहुत अच्छा मेथड माना जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। अगर इन कमियों पर थोड़ा सा और ध्यान दे दिया जाए तो ये और अच्छा मेथड बन सकता है, ठीक है। तो ये PQLI। HDI नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने से पहले इस चीज को समझिए, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है। आपने स्टार्ट तो यहां से करना ना, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। प्रैक्टिकल इसलिए कि इसकी रियल में रिपोर्ट आती है, 1990 से शुरू हुआ
यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी हर साल एक रिपोर्ट देता है। और ये अच्छा इसलिए माना जाता है एसडीआई क्योंकि अगर इंडिया चाहे, मान लो कोई भी कंट्री चाहे कि मेरा डेवलपमेंट मैं इसमें बड़ा आगे कर दूं, हो नहीं सकता। कोई कंट्री इसको तैयार नहीं करती है, कोई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी इसको तैयार करती है और वो 180, 185 समथिंग कुछ कंट्रीज का भी तैयार करती है रेडी। तो वो सारी कंट्रीज से डेटा कलेक्ट करती है और वो किसी भी कंट्री को मतलब वो ना बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से करती है, किसी कंट्री को आगे पीछे नहीं करती, जो रियल में उसको वही रैंक देती है। रैंक देने का मतलब जैसे हम कोई टेस्ट होता है ना, उसमें रैंक देते हैं कि आपने इसमें ये रैंक लिया, तो 1 रैंक का मतलब आप सबसे ऊपर है। और जैसे जैसे आपका रैंक ज्यादा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े होते गए, इसका मतलब अगर आपका रैंक ज्यादा है इसका मतलब आप उतने ही पीछे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे रिपोर्ट तैयार करती है, 180 या 185 एग्जैक्ट देख लेना, उस चीज को सर्च कर लेना। अभी 2020 की रिपोर्ट है, उसमें कितनी कंट्रीज का इन्होंने किया हुआ है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब समझिए, ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको डायरेक्टली तुम ह्यूमन कैपिटल से जोड़ दो, ह्यूमन कैपिटल से। अब ह्यूमन कैपिटल का तुम्हें पता है कि अगर आपके हाथों में हुनर आ जाए, माइंड में स्किल आ जाए, तो ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। अब उस ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट कैसे होगा? आपके हाथों में हुनर भी है ना, आपका स्किल बहुत है, आपके माइंड में नॉलेज बहुत है, माइंड में नॉलेज है और हाथों में स्किल है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है कहीं, तो फिर आपका डेवलपमेंट तो नहीं हो सकता। आप ह्यूमन से ह्यूमन कैपिटल बने, लेकिन ह्यूमन कैपिटल के पास आगे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आप क्या सिलेक्ट करें, आपका चयन करने का जो दायरा है जो वो बहुत सीमित है। आप कहां जाए उस चीज को लेके, आप अच्छे पढ़ लिख लिए, आप अच्छे मतलब अच्छे इंजीनियर अच्छे बन जाते हैं, अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, अच्छे टीचर बनने की काबिलियत आप में है, लेकिन आपके पास अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो फिर आपका डेवलपमेंट नहीं है, आप ह्यूमन कैपिटल रह जाते हैं। अब ह्यूमन का डेवलपमेंट कब होगा? जब आपका वो दायरा बढ़ जाए, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए, यानी आपके लिए जो चयन करने की, सिलेक्ट करने की जो आपके सामने चॉइसेस बढ़ जाए। मेन आप ये चीज करके आपके सामने चॉइसेस बढ़ जाए कि मैं यहां भी जा सकता हूं, मैं यहां भी जा सकता हूं, मैं यहां भी जा सकता हूं, मेरे लिए काम करने के लिए बहुत कुछ है ना, मेरे खुद के डेवलपमेंट के लिए मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, अगर ये सारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है ना, तो आपका डेवलपमेंट हो जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट की कंसेप्ट सिंपल सी है। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि डेवलपमेंट के लिए हम ह्यूमन को ही क्यों उठाते हैं, कुछ और सोशल डेवलपमेंट उठा ले, और ह्यूमन को क्यों हमने सिलेक्ट किया? तो जितनी भी एक्टिविटीज है ना, हर एक्टिविटीज का जो लास्ट पॉइंट है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट पे आके रुकता है। गवर्नमेंट जितनी प्लानिंग बनाती है, हर प्लानिंग का वो किसके लिए बनाती है? ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। हर एक्टिविटी का सेंटर पॉइंट ह्यूमन डेवलपमेंट है। आप कोई भी एक्टिविटी कर लीजिए, हर बात आके, क्योंकि हम तो ह्यूमन का सोचेंगे ना, जानवरों का तो सोचते नहीं है, इतने निर्दयी है ना, जानवरों का कौन सोचता है? सारी एक्टिविटी हो ह्यूमन पे। अभी जितना ना खाने पीने का और पॉलिसीज वगैरह जितनी बनती है, वो सारी ह्यूमन बीइंग के लिए बनती है, जानवरों के लिए बनती है दिखावे के लिए सिर्फ, है ना। ये इनके लिए भी पॉलिसी है, ये एक्ट बना दिए, इनको मारना नहीं है, इनको पीटना नहीं है, तो वाइल्ड एक्ट वगैरह वगैरह बना दिए। वो नाम के हैं, खुलेआम कटते हैं, खुलेआम बिकते हैं, खुलेआम एक्सपोर्ट होता है, सब कुछ खुलेआम चलता है। अब आपने वाइल्ड एक्ट बना दी कि उसमें मारना नहीं है उसको। अरे कितने दोगले कानून बनते हैं, कितनी दोगली चीजें बनती है। वाइल्ड एक्ट बना दिया आपने कुछ, क्या आपने इसको शेर को मारना नहीं है, शेर को नहीं मारना है, बाकी को मार लीजिए, मतलब उसमें जान है, उसमें जान नहीं है। आपने हिरण को नहीं मारना है, उनको हिरण को नहीं मारना है आपने, आप दूसरे जानवर को मार सकते हैं। कानून देखिए दोगले, यानी हमने उनके डेवलपमेंट के लिए दिखावा सा कर रखा है। चलो हम इस चीज को सिलेबस में ऐड नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई तो यह कि हमने उस चीज को दिखावा कर रखा है। लेकिन यहां हमने दिखावा नहीं कर रखा, यहां हमने जो भी पॉलिसी बनाई है ना, वो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बनाई, उसको लागू करने की कोशिश की है। हुई है नहीं हुई है डजंट मैटर, लेकिन कोशिश हमने की है। तो हर एक्टिविटी उसका सेंटर पॉइंट है वो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, इसलिए हमने इसको उठाया। अब इसको निकालते कैसे, वो यूएनडीपी कैसे रिपोर्ट तैयार करता है, उस चीज को देखिए। जैसे हमने किया ना पीक्यूएलआई में किया कि 3 इंडिकेटर होते, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहला, दूसरा इन्फेंट मोर्टेलिटी, तीसरा लिटरेसी रेट। तो जब इन तीनों को हमने दिखा और तीनों को निकाल के हमने डिवाइड किया पीक्यूएलआई, ऐसे हमने एचडीआई निकालना है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, अगर आपको वो तीनों चीजें पता चलेगी ना। उन्हीं चीजों का नाम चेंज करके यहां रखा है। कैसे कर रखा है देखिए। द फर्स्ट इज लॉन्गेविटी। अब ये क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आप इसमें भी तो देखते हैं ना कि कितना लंबा जीवन जीते हैं, और एक्सपेक्टेंसी में भी हम ये देख लेते हैं कि वो एक्सपेक्ट कितना है, कितना साल जिएगा। तो है तो उसी से रिलेटेड
अब उसमें हमने उठाया था लिटरेसी, एक नाम उठाया था, है ना। जब वो लिटरेसी उठाया हमने यहाँ पे, यहाँ उसको नाम चेंज करके थोड़ा सा ये दे दिया, एजुकेशनल अटेनमेंट, एजुकेशनल अटेनमेंट नाम बदल दिया बस। अब है क्या इसमें, इसको थोड़ा सा वाइड कर दिया यहाँ पे, वहां थोड़ा सा था सिर्फ लिटरेसी रखा, अब यहाँ वाइड कैसे किया, दो चीजें हमने इसके अंदर ऐड कर दी। एक तो एडल्ट लिटरेसी रेशियो, एडल्ट लिटरेसी रेशियो जो 15 साल तक, और जो है ना 15 साल से। अब यहाँ लिटरेसी रेशियो का मतलब ये नहीं है इस रेट को निकालने, मतलब कि उनको बहुत कुछ पढ़ना लिखना आता हो या ऐसा नहीं। सिंपल सेंटेंस अगर उनको पढ़ना आता है, एडल्ट लोग जितने भी 15 साल के बाद, तो अगर सिंपल सेंटेंस उनको पढ़ना आता है, सिंपल लिखना उनको आता है, तो पढ़े लिखे माने जाएंगे अकॉर्डिंग टू इट। ठीक है, मतलब वो बोर्ड पे कुछ क्या लिखा हो पढ़ लें उस चीज को, ना नाम पढ़ लें, साइन कर दें, ये चीजें तो थोड़े पढ़े लिखे माने जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। अब यहां नाम आया ना इनरोलमेंट, तो आप इनरोलमेंट को आप समझ जाइए, इनरोलमेंट का मतलब आप कॉलेज में इनरोल्ड हुए, यूनिवर्सिटी के अंदर जाके इनरोल्ड हुए, तो आपका इनरोलमेंट नंबर आया, तभी आपका एडमिशन कंफर्म माना गया था। ऐसे ही स्कूल में कितने बच्चे इनरोल्ड है, प्राइमरी लेवल पे कितने बच्चे इनरोल्ड है, सेकेंडरी में कितने इनरोल्ड है, और हायर लेवल पर कितने बच्चे इनरोल्ड है। एक कंट्री में टोटल बच्चों, कितने बच्चों का नाम लिखा गया, मतलब आप सिंपल इसको ये समझे, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में कितने बच्चों का नाम लिखा गया, वो इनरोल्ड हो चुके हैं, वो काउंट कर लेते हैं। और वो काउंट करने के लिए फिर हम GER निकालते हैं, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो निकालते होते हैं। ठीक है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, ग्रोस इनरोलमेंट का मतलब तो टोटल इनरोलमेंट कितनी है, वो रेशियो निकालने के लिए आप दो चीजों के बीच रेशियो निकाल लीजिए। वो दो चीजें कौन सी है, टोटल इनरोल्ड स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड है उसको आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, तो आपका रेशियो निकल आता है कि इतनी पॉपुलेशन में से इतने स्टूडेंट्स, इतने बच्चे इनरोल्ड हो चुके हैं। तो एडल्ट लिटरेसी रेट निकाल लेते हैं हम। और तो इसमें ना जो वो लिटरेसी जो हमने की थी पीछे PQLI में, उसने तो मतलब उसको हम छोटी नहीं धारणा कह सकते, वो एक बड़ी कंसेप्ट थी। बड़ी कंसेप्ट कैसे, उसने सिर्फ एक नाम दे दिया लिटरेसी, अब इसमें तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन उसने बहुत थोड़ा इसलिए किया कि उसने एक अलग अलग चीज को काउंट नहीं किया। इसने अलग अलग चीज को काउंट कर लिया, बड़े हैं वो भी ले लिए, और जो पढ़ रहे हैं छोटे वो भी ले लिए, इसके अंदर सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा जो लेते हैं, एक तो लॉन्गेविटी और दूसरी एजुकेशनल अटेनमेंट, और तीसरी चीज जो PQLI से थोड़ी सी डिफरेंट है, आप यहाँ पे पर कैपिटा इनकम उसका मेजरमेंट कर लीजिए। पर कैपिटा रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैं इसको एक नाम और दे दूंगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शॉर्ट में समझिए। ये ऊपर वाला बहुत बड़ा नाम, पर कैपिटा रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनेगा कब, जब आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा रियल डोमेस्टिक, यानी एक व्यक्ति हिस्से में ज्यादा प्रोडक्शन आ रहा है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ ये रिपोर्ट जो बनती है तो हर कंट्री में इन तीन चीजों को देखती है। लॉन्गेविटी कितनी है उस कंट्री में, उस कंट्री में एनरोलमेंट रेशियो क्या है, उस कंट्री के अंदर पर कैपिटा रियल डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। निकालने का तरीका, मेजरमेंट करने का वही तरीका है। HDI मेजरमेंट करते हैं तो लॉन्गेविटी को लेते हैं, प्लस कर दीजिए आप एजुकेशनल अटेनमेंट, और प्लस कर दीजिए आप ये पर कैपिटा वाला या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला, और 3 से आप डिवाइड कर दो, आपके पास निकल आएगी। PQLI निकालते हैं वैसे SD निकालते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से मेजरमेंट, अलग अलग तरीके से मतलब यहाँ ये डेटा अलग तरीके से कलेक्ट करते हैं, PQLI वो अलग तरीके से कलेक्ट करते होते हैं। ये प्रैक्टिकल है, HDI प्रैक्टिकल है। आप गूगल पे जाके देखिएगा, आपकी बुक्स में तो कोई एक रिपोर्ट दी होगी 13, 14, 15 की जो भी दी है, गूगल पे जाके देखिएगा, ये शुरू से लेके अब तक की रिपोर्ट आपको मिलेगी। और शुरू से लेके अब तक की रिपोर्ट में जो सबसे कॉमन चीज है, वो एक सबसे कॉमन चीज है, नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है। अच्छा। शुरू से लेके अब तक की रिपोर्ट में। और इंडिया की जो कॉमन चीज है, हमने बहुत बड़ा रैंक ले रखा है HDI रिपोर्ट में, बहुत बड़ा रैंक इसलिए ले रखा है ना, बहुत ऊपर है, हम 125 के आसपास ही रहे हैं अब तक।
देखो मतलब 100 के मतलब एक कहाँ तो वो एक नंबर रैंक पे, एक ही तो नंबर है ना, और हम 100 नंबर पे है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना ये हम तो 125 रैंक, 26 रैंक, 27 रैंक, 136 रैंक, मतलब इंडिया का रैंक लगभग ही रहा, कभी 119 हो जाता है, कभी 120 हो जाता है, कभी 126 हो जाता है, 125 हो जाता है, 136 तक गया। इसका मतलब ये ना समझिए आप कि बहुत डेवलप्ड है। अगर हमारे इंडिया का रैंक 125 जाता है अकॉर्डिंग टू एचडीए रिपोर्ट, तो इसका मतलब हम 124 देशों से पीछे हैं। तो कितना बुरी बात है ना। वर्ल्ड वैसे तो इंडिया इतनी बड़ी इकॉनमी है, बहुत बड़ी इकॉनमी है, चाइना के बाद इंडिया का नंबर आ जाता है आजकल प्रेजेंट में, लेकिन इतनी बड़ी इकॉनमी होने के बावजूद भी हम हमारा रैंक देखिए। अब इस बात का आप नेगेटिव, मैं थोड़ा सा अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट बता दूं तो आप बड़े खुश होंगे इस चीज को। देखिए हम 124 देशों से पीछे है, नो डाउट, लेकिन हम अपनी कंट्री को बुरा ना कहें। बुरा इसलिए ना कहें, हमारी पॉपुलेशन देखिए कितनी है, 135 से 140 करोड़ लोग। अरे क्या 5, 7, 10 लोग, 10 लाख या 20 लाख लोग उन कंट्रीज में हैं। एक तो कहां 20 लाख, 5 लाख, 25 लाख लोगों को खिलाना पिलाना, एक यहाँ 135-40 करोड़ लोगों को खिलाना पिलाना आसान काम है क्या? इतने लोगों को इनरोल करना, 5 लाख लोग किसी कंट्री में है, 25 लाख किसी कंट्री में, 50 लाख किसी कंट्री में, उनके तो एक को पकड़ पकड़ के एडमिशन कर सकते हो आप। 140 करोड़ लोगों को करके दिखाओ ना। लॉन्गेविटी के लिए क्या चाहिए? हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी चाहिए। 5, 7, 10 लाख लोगों की हेल्थ की फैसिलिटी का मैनेजमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। 140 करोड़ लोगों की हेल्थ की फैसिलिटी है, उसका मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बात है। तो अगर जो लोग ये कहते हैं ना, जो इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, बाहर वाले नहीं करते, हमारे वाले ही करते हैं, जो इंडिया में रहते हैं, कि क्या है ये सरकारें ये कर रही है, ये कर रही है, हम अब तक आगे नहीं गए, ये चीजें, तो आगे जा सकते हैं। लेकिन आप हमारी पॉपुलेशन देखिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए हेल्थ, एजुकेशन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम है। तो हो रहा है, धीरे धीरे स्लोली हो रहा है। इस रैंक पर आप ज्यादा मतलब सीरियस मत होइएगा। अभी इंडिया रैंक कितना है 19 की रिपोर्ट के अनुसार? 129, तो मतलब 128 2 देशों से अपनी पीछे। कोई बात नहीं, पीछे है तो क्या बात है। अब अगर आप पूरी रिपोर्ट देखें तो एक बार आप उन 128 देशों के नाम भी देख लीजिएगा, कौन कौन से नाम है, और उन 128 देशों की आप पॉपुलेशन भी देख लीजिएगा। सबकी पॉपुलेशन कम है। चाइना जैसी कंट्री है वो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि चाइना ने तो बहुत कुछ सोच रखा है और इसलिए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाकी कंट्रीज की पॉपुलेशन देखिएगा, कई देशों की पॉपुलेशन मिलाइएगा ना तो इंडिया की पॉपुलेशन बनेगी। तो आप एक बार है ना इस चीज को क्रिटिसाइज करने से पहले 128 देशों की पॉपुलेशन देखना, फिर 129 रैंक का उसको क्रिटिसाइज करना। तो एचडीए रियल में निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। और ये रिपोर्ट आप नए वाली ऐड कर देना, 19 वाली, लेकिन जब तक आपके एग्जाम होंगे कि 20 की रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो आप 20 की रिपोर्ट आप उसको भी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये एचडीआई है। अब एक बात आती है कि 3 हमने की है, रियल पर कैपिटा इनकम और पीक्यूएल, एचडीआई। विच वन इज द बेस्ट? कौन सा सबसे अच्छा है? तो ये कहा नहीं जा सकता कि पीक्यूएल अच्छा है, एचडीए अच्छा है या रियल पर कैपिटा इनकम वाला अच्छा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सारे ही अच्छे हैं अपनी जगह। लेकिन फिर भी अगर देखें ना तो रियल पर कैपिटा इनकम है वो बेस्ट मेजरमेंट माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप क्योंकि वो कंट्री मेजरमेंट कर सकती है और डेटा कलेक्ट करके विद स्टेटिस्टिक्स अच्छा मेजरमेंट करके अच्छा आगे डेवलपमेंट भी कर सकती है। क्योंकि अगर आपको ये पता चलेगा आपकी कंट्री में रियल में कितना डेवलपमेंट है, 2000 की कंपैरिजन में 20 में कितना बढ़ा या घटा, तो आप ये कंपैरिजन करेंगे, आपको ये पता चलेगा कि लोगों के पास रियल में कितना गया है, तो आप और अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अच्छा करने के लिए आपको इन इंडिकेटर्स, इन जितने ये हमने किए हैं एचडीए पीक्यूएल, इनकी हेल्प से आपको पहले जब किसी चीज को मेजरमेंट करें तभी तो पता चलेगा ना हमें इसको बढ़ाना है कि घटाना है। तो आपके यहाँ कितना हुआ डेवलपमेंट, उसको बढ़ाने या घटाने, घटाने का मतलब ही नहीं है, बढ़ाने के लिए आप इनका मेजरमेंट करिए विद द हेल्प ऑफ रियल पर कैपिटा इनकम मेजरमेंट, पीक्यूएल और एचडीआई, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा।